हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधेज क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के सेशन एक्चुअल में मैं प्रारंभ में बोल दूं आप लोगों से। सेशन में कभी बीच में अगर गैप होता है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सेशन बंद हो चुका है। सीरीज कंटिन्यू रहेगी। आपके एग्जाम से पहले इसको हमें कंप्लीट करना है ना। तो ये बिल्कुल भी सोच के चिंतित ना हो कि सेशन बंद हो चुका है। एक आध दिन कभी बीच में गैप हो जाता है। एक्चुअल में मॉर्निंग में 3 सेशन चल रहे हैं, तो 3 सेशन में से कभी कभी एक सेशन अभी रुक जाता है। जैसे कि आज पॉलिटिकल थ्योरी वाला सेशन रोक दिया गया है ना। तो आज 2 सेशन होंगे, 7 बजे वाला और 9 बजे वाला। 9 बजे में हम जो है आइडिया ऑफ भारत पर डिस्कस कर रहे हैं। आइए आज का सेशन शुरू करते हैं दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे द एक्स अर्थात कि एक कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी पर चर्चा करेंगे। तो कुल्हाड़ी वाली एक पोइम है जो कि आर के नारायण साहब के द्वारा लिखित है और काफी समय से प्रचलित है, और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में देखने को भी मिलते हैं, चाहे फिर वो बीए हो, बीएससी हो या बीकॉम हो। तो आज के इस पोइम पर पूरे विस्तार से और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। कम से कम समय में कम से कम समय लेंगे, क्योंकि छोटी सी पोइम है, ज्यादा लेंदी नहीं है। और जो भी नए दोस्त हैं, मेरे नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी अभी हमको ज्वाइन किया है या फिर जो पहली बार सेशन को देख रहे हैं, ऐसे भी कुछ स्टूडेंट हैं, तो उनको बता दूं मैं, हमारे सभी सेशन जो है आपको यहाँ प्लेलिस्ट पर अवेलेबल हो जाएंगे। बीए के सभी सब्जेक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे दोस्तों, फिलहाल जियोग्राफी को मात्र छोड़ करके। जियोग्राफी क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं की गई है हमारे द्वारा, लेकिन हाँ, तुरंत जल्दी ही स्टार्ट करने का भी चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसकी पीपीटी वगैरह सब रेडी करनी होती है, उसका कंटेंट सब कुछ अरेंज करना होता है, तो थोड़ा समय लगता है सब्जेक्ट को स्टार्ट करने में। बट कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि जल्दी से इसको भी स्टार्ट कर ले, जियोग्राफी को भी स्टार्ट कर ले। बाकी सभी सब्जेक्ट आपको दोस्तों बीए के ऑलमोस्ट सभी मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, आसानी से सभी सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। और आप सभी अच्छे से जानते हैं फर्स्ट यूनिट अभी हमारा चल रहा है, और फर्स्ट यूनिट में हमें चूंकि 5 विशेष लेखों पर अर्थात की पोइम्स पर डिस्कस करना था, जिसमें से वेयर द माइंड इज विदाउट फियर जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखे थे, इस पर हम बात कर चुके थे। नेशनल एजुकेशन पर हमारी चर्चा हो चुकी, जो कि एम के गांधी मतलब महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखे थे। और थर्ड पोइम पर आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे द एक्स की। क्लियर है? इसके बाद में 2 पोइम और बच जाती है, उन पर भी 1 बाय 1 करके डिस्कस होता रहेगा और उनको से संबंधित भी डिस्कशन हो जाएगा, और सेशन मिल जाएंगे आपको जल्दी ही। चलिए शुरू करते हैं अपने आज की पोइम। जैसा कि प्रत्येक सेशन में मैं करते आया हूं कि एक तरफ इंग्लिश का और एक तरफ हिंदी का, क्योंकि फर्स्ट ईयर है और आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश को पढ़ तो लेते हैं, लिख भी लेते हैं, परंतु उसका जो है हिंदी ट्रांसलेशन नहीं कर पाते हैं या उसको हिंदी में समझ नहीं पाते हैं। तो उनके लिए बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैंने जो है ना, एक तरफ इंग्लिश और एक तरफ हिंदी का मैंने ट्रांसलेशन दिया है, जिससे कि आपको कहीं गूगल वगैरह पे जाने की आवश्यकता ना पड़े और आप आसानी से यहीं पर पढ़ के और यहीं पर उस स्टोरी को पूरी समझ सके। स्टोरी समझ आ जाती है तो उससे क्या होता है दोस्तों कि एग्जाम में जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ डिस्कस करवा रहा हूं, उनके अलावा भी अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो भी आप आसानी से कर पाते हैं, है ना। तो पूरी स्टोरी आप एक बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, तो आपके लिए सभी क्वेश्चन आंसर लगाना बहुत आसान हो जाएगा। और उसके लिए उसके अलावा भी कुछ जो भी मुझे महत्वपूर्ण लगता है, प्रत्येक सेशन में कुछ ना कुछ नया मैं आपको देता ही रहता हूं। उसी तरह से मैंने आज जो है आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, जैसे कि देखिए दोस्तों, कुछ वर्ड्स मैं यहाँ पर लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। जैसे 25 वर्ड्स ऐसे हैं जो कि ऐसे वर्ड हैं ये कि इनको भी आप अगर अच्छे से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये इस पोइम से रिलेटेड ही है, पोइम से रिलेटेड ही है। और ये कुछ वर्ड इनमें से ऐसे हैं जो पोइम में मिल जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम वर्ड ऐसे हैं जो आपको इस पोइम के अंदर भी नहीं मिलेंगे। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस पोइम में जो वर्ड हैं उनके अलावा है ये, और ये वर्ड आपको कई प्रश्नों में देखने को मिलते हैं। और ये मैं इसलिए लेकर आया हूं ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करवा रहा हूं, उनके अलावा भी अगर आते हैं तो इन वर्ड की सहायता से, इन शब्दों की सहायता से आप उन प्रश्नों को भी बहुत आसानी से लगा पाएंगे। कैसे करना है चलिए अब डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं अपने सेशन को। सबसे पहले पोइम को डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए, पोइम कुछ इस प्रकार है कि इट इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ द विलेज लेड विलन who left home when he was 18। ये स्टोरी अर्थात कि ये पोइम एक विलान नाम के लड़के की है, एक विलान नाम के लड़के की है जो कि 18 वर्ष की उम्र में ही अपना गांव छोड़ देता है। आगे है, एन एस्ट्रोलॉजर पासिंग थ्रू द विलेज, एक ज्योतिष गांव के पास से गुजर रहा था और गुजरते हुए ही
village had foretold that Vilan would live in a 3-stored house surrounding by many acres of the garden. तो एक ज्योतिष गांव से गुजर रहा था, गुजरते हुए उसने एक भविष्यवाणी की विलान को लेकर के, और उसने कहा भविष्यवाणी में कि विलान जो है कुछ ही समय बाद, या कहें कि विलान जो है एक गार्डन से, एक कई एकड़ गार्डन से घिरे हुए एक 3 मंजिला बिल्डिंग में, अर्थात 3 मंजिला मकान में रहेगा। लेकिन नो वन कुड बिलीव हिम, कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता है। बिकॉज, क्योंकि विलान एंड हिज फैमिली वॉज वेरी पुअर, क्योंकि विलान और उसका परिवार बहुत गरीब था। बट लेकिन इट इज सो हैपन दैट, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि विलान लेफ्ट होम, विलान कुछ ऐसा हुआ उसके साथ में कि विलान को अपना घर छोड़ना पड़ा। विलान घर छोड़ देता है एंड और अराइव्ड एट मालगुडी, और मालगुडी पहुंच जाता है। उसके साथ कुछ घटना घटित होती है, जिस घटना के कारण जो है वो अपना घर छोड़ता है, और घर छोड़ करके वो मालगुडी पहुंच जाता है। देयर, वहां ही आफ्टर मच नॉकिंग अबाउट, काफी ज्यादा भटकने के बाद, स्टार्टेड असिस्टिंग एज ओल्ड मैन इन लेइंग आउट गार्डन। काफी भटकने के बाद में वो एक वृद्ध व्यक्ति, एक ओल्ड पर्सन, वृद्ध व्यक्ति का एक सहायक बन जाता है, जो कि गार्डन की देखरेख करता है, गार्डन लगाने की कोशिश करता है। तो गार्डन लगाने वाले एक बुजुर्ग की सहायक बन जाता है, असिस्टिंग बन जाता है, सहायक बन जाता है। ठीक है ना। तो डेज पास्ड बाय, दिन गुजरते हैं, एंड अ हाउस वॉज कंस्ट्रक्टेड इन अ पोर्शन, समय बीतता है, समय गुजरता है, और उस गार्डन में वहां पर एक मकान, अर्थात कि एक बिल्डिंग का बनना प्रारंभ हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। एंड विलान डेवलप्ड एक्रेस ऑफ अ गार्डन अराउंड इट, और उस बिल्डिंग के चारों तरफ विलान जो है अब गार्डन अर्थात बगीचा बनाने में लग जाता है, पेड़ पौधे लगाने में लग जाता है। इसी प्रकार से समय बीतता चला जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि एक और जो बिल्डिंग, उसकी 3 मंजिला बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग के चारों ओर कई एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ एक बड़ा सा गार्डन बनकर के तैयार हो जाता है। इस तरह से उस एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी जो थी वो सच हो जाती है। टिल हिज ओल्डनेस, उसके बुढ़ापे तक, ही लिव इन दैट हाउस, विलान जो है अपने बुढ़ापे तक उस घर में ही रहता है। विद द मास्टर्स एंड लुक्ड आफ्टर द गार्डन, अपने मालिक के साथ में, और उस गार्डन की देखरेख करता रहता है बुढ़ापे तक। लेकिन समय पलटता है, बट ग्रेजुअली, धीरे धीरे, व्हेन ही बिकम ओल्ड, जब वो बुजुर्ग हो जाता है और उसके मास्टर अर्थात कि जो उसके मालिक थे उनकी डेथ हो जाती है, उसके बाद उसके मास्टर के बेटे है ना, हिज सन आस्क्ड हिम टू लीव द हाउस। तो जो उसके मालिक के बेटे थे उन्होंने, या उस मालिक के बेटे ने विलान को घर छोड़ने के लिए कहा। देन तब विलान रिक्वेस्टेड, तब विलान उस बच्चे से, उस मालिक के बेटे से रिक्वेस्ट करता है कि मास्टर सन रिक्वेस्ट करता है कि नॉट टू यूज द एक्स, कुल्हाड़ी का प्रयोग ना करे ऑन हिज प्लांट्स, जो पेड़ पौधे उसने लगाए हैं उसके प्लांट्स पर वो कुल्हाड़ी के प्रयोग ना करे। होम हिज, क्योंकि नेचर्ड एज हिज चिल्ड्रन टिल ही इज गॉन फार अवे, क्योंकि उसने उन पेड़ पौधों को अपने बच्चों की तरह पाला है, पाल पोस के बड़ा किया है। तो वो रिक्वेस्ट करता है उसके बच्चे से, उसके सन से, मालिक के सन से, कि जब तक वो यहां से बहुत दूर, गॉन फार अवे, जब तक वो यहां से बहुत दूर ना निकल जाए तब तक वो उस पेड़ पौधों पर, उसका बेटा जो है उस पेड़ पौधों पर कुल्हाड़ी का अर्थात के एक्स का यूज ना करे, प्रयोग ना करे। तो इस प्रकार से विलान जो है वो घर भी छोड़ देता है। ये एक छोटी सी पोइम थी, दोस्तों। इस छोटी सी पोइम से रिलेटेड कुछ वर्ड यहां पर दिए गए हैं, जिस प्रत्येक वर्ड का आपको या शब्द इसका जो है ट्रांसलेशन, हिंदी ट्रांसलेशन याद होना ही चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि इस वाले चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम से जो है आउट ना हो, छूटे नहीं।
अगर आप चाहते हैं कि प्रत्येक क्वेश्चन आप लगा पाएं तो प्रत्येक शब्द का, प्रत्येक वर्ड का जो है हिंदी ट्रांसलेशन आपको याद करना होगा, जो कि बहुत इजी है। देखिए मात्र 25 वर्ड है और मैं पूरे दावे से बोलता हूं कि अगर ये 25 वर्ड अगर आप अच्छे से याद कर लेते हैं और जो स्टोरी मैंने आपको पढ़ के सुनाई है उसको अच्छे से समझ लेते हैं तो एक भी प्रश्न इस चैप्टर से आपका नहीं छूटेगा। क्लियर है? चलिए फर्स्ट है फोरटोल्ड। फोरटोल्ड का मतलब क्या हुआ? अनुमान लगाना। फोरटोल्ड अर्थात कि अनुमान लगाना या भविष्यवाणी करना, है ना, जो कि एस्ट्रोलॉजर ने की थी। क्लियर है? भविष्यवाणी करना। भविष्यवाणी करना, ठीक है ना, फोरटोल्ड। नेक्स्ट है रैग। रेग मतलब कि पुराना या फटा हुआ। रैग मतलब पुराना या फटा हुआ। मॉर्टगेज, सभी लोग समझते होंगे आई थिंक इसको। मॉर्टगेज मतलब कि जब हम किसी अपनी संपत्ति को, अपने पास जो भी संपत्ति होती है उसको कानूनी रूप से जो है किसी के अंडर में रख देते हैं। मतलब मैक्सिमम इसको यूज किया जाता है लोन के पर्पस में। जो हम क्रेडिट लेते हैं बैंकों से, है ना, होम लोन वगैरह लेते हैं, तो घर के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो रजिस्ट्री वगैरह जो होती है, वो हम बैंक में रख करके उससे लोन लेते हैं। तो वो बैंक में जिस रजिस्ट्री को रखते हैं तो वो एज अ मॉर्टगेज रखाती है, कानूनी रूप से रखाती है। क्लियर? नेक्स्ट है स्कोफर्स। स्कोफर्स मतलब मजाक उड़ाने वाला, ठीक है ना। सोल, नेक्स्ट वर्ड है सोल। सोल का मतलब होता है सिर्फ एक। आउटस्टिक, ऐसा स्थान जो शहर से बहुत दूर हो, जैसा कि उसका गार्डन था, है ना। ग्लैड, गुस्से से देखना। वहीं असिस्ट मतलब होता है मदद करना। वीड मतलब कि जंगली पौधे। वीड अर्थात जंगली पौधे जिसकी जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है वियर, बेयर। वीड, वीड मतलब कि उन पौधों की यहां पर बात की जा रही है जो उसके गार्डन में थे और अनावश्यक रूप से उग गए थे, जिसको वो उखाड़ करके फेंक देता है ना। उस जब गार्डन लगा रहा था तो गार्डन लगाते समय कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अनावश्यक रूप से उग जाते हैं, कुछ जंगली पौधे होते हैं, तो उन्हीं पौधों को यहाँ पर वीड कहा गया है, ठीक है ना। बेयर, बेयर का मतलब होता है बिना कपड़ों के। एक्सटेंसिव मतलब कि क्षेत्रफल का बड़ा होना, है ना, एक्सटेंसिव। नेक्स्ट है स्प्राउटेड, नई पत्तियां पैदा करना जैसे पौधों में। और सैम्पलिंग, सैपलिंग मतलब कि एक युवा पेड़ जो कि एक पौधे से एक पेड़ बन चुका है लेकिन अभी अभी बना हो, उसको हम बोलेंगे सैपलिंग। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है लोविंग स्टॉक। मतलब कि वस्तु जिसका, वस्तु है ना, वस्तु जिसका मजाक उड़ाया जाता है। कैसी वस्तु? ट्रिम्ड होता है समतल होना। वहीं हसलिंग होती है टकराना या वेग से घुमाना, है ना, स्पीड से हसलिंग करना, हसलिंग करना ना, ठीक है ना। और चेकर्ड मतलब होता है विभिन्न रंगों के चौकारों का एक आकार, जहां पर सभी रंग मिले हो आपस में और मिलकर के एक नया रंग बन रहा हो, एक आकार बन रहा हो उसका, है ना। नेक्स्ट है डिजी। डिजी का मतलब होता है व्याकुल या संभ्रांत। जो व्यक्ति बहुत व्याकुल होता है उसके लिए हम डिजी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। वहीं होता है सेग्री, सेरेजी, माफ करना, सेरेजी मतलब कि पतला। और मेलोनेस का मतलब होता है कोमलता। वहीं टिंस का मतलब होता है रंगों की छाया। रेस्प्लेंडेंस का मतलब होता है चमक और रंग। वहीं कुछ वर्ड मेरे पीछे आ रहे हैं, साइड में जाता हूं। और गैजिंग मतलब लगातार देखना। वहीं रिक्लेम वापस आना। और कंटेंटेड मतलब कि खुशी या संतुष्टि दिखाना। क्लियर है? तो इस तरह से दोस्तों मात्र ये 25 वर्ड ऐसे हैं जिनको आपको याद करना है। और आज ही ना, आज ही याद करना है और अभी याद करना है। जस्ट क्लास के बाद में आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, यहाँ से डाउनलोड करने के बाद में आपको ये वर्ड याद करने हैं। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दे दी जाएगी, वहां से आप आसानी से इसको डाउनलोड करके और अच्छे से याद कीजिए। जो भी मैं आपके लिए कंटेंट लेके आता हूँ ना दोस्तों, तो उस कंटेंट में ज्यादा समय नहीं लगता। आप लोग रिवीजन भी लगाते हैं, उनको पढ़ते हैं, तो ज्यादा वक्त ये कंटेंट नहीं लेते हैं, क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिस किया हुआ कंटेंट होता है। मैं वहां पर पूरा ध्यान से देखता हूँ, उसके बाद ही पीपीटी में यहाँ पर इंक्लूड करता हूँ कि कहीं आपको ये भटका ना दे और कहीं आपका अनावश्यक रूप से समय ना ले ले। क्लियर है ना? तो इसलिए बिल्कुल भी चिंता ये ना करें कि सर आपने इतना कंटेंट दे दिया है, ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या कौन याद करेगा, क्या है क्या नहीं, एग्जाम के टाइम पे देख लेंगे। तो ये सब जो एक्सक्यूज आप बनाते हो ना माइंड में, सबसे पहला तो है यार आप ये एक्सक्यूज बनाना बंद करो।
जब तक आपके अंदर ये हैबिट है एक्सक्यूज बनाने की ना, तब तक आप जीवन में जो चाहते हो ना वो अचीव नहीं कर पाओगे। प्रत्येक क्षेत्र में एक्सक्यूज की शुरुआत यहीं से तो होती है, स्टडी क्षेत्र से ही होती है, और फिर आप अपने रियल लाइफ में भी जो है एक्सक्यूज करने लगते हो, है ना, अपनी जिम्मेदारियों से पीछे छुड़ाने लगते हो एक्सक्यूज करके कि ऐसा हुआ मेरे साथ इसलिए मैं ये नहीं कर पाया, या फिर ऐसा हो रहा इसलिए ये नहीं कर पाऊंगा। तो ये सबसे बड़े एक्सक्यूज होते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। जब चाह होती है तो वहां राह होती है। क्लियर है? आइए, तो डिस्कस किया हमने, स्टोरी को डिस्कस किया, उसके बाद में कुछ वर्ड्स देखे, और अब हम देखेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर। ठीक है ना? तो इनके अलावा भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन उनको कैसे कर पाएंगे आप, अच्छे से समझा रहा हूं मैं दोस्तों। 25 जो मैंने आपको वर्ड दिए हैं, अगर आप वो कर लेते हैं अच्छे से, उनका अर्थ समझ जाते हैं, तो मैं पूरे दावे से बोलूंगा कि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा इस जो है इस चैप्टर से। क्लियर? चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द प्रेडिक्शन, व्हाट वाज द प्रेडिक्शन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर रिगार्डिंग विलान। जो ज्योतिष था उसने विलान को लेकर के क्या प्रेडिक्शन किया, क्या भविष्यवाणी की है उसने, क्या प्रेडिक्ट किया, मतलब क्या अंदाजा लगाया, क्या कहा उसने। 4 ऑप्शन आपके सामने है। ही वुड लिव 3 स्टोर हाउस, 3 मंजिला मकान में रहेगा वो, या फिर ही वुड लिव 1 स्टोर हाउस, 1 मंजिला मकान में रहेगा, या ही वुड लिव 2 स्टोर हाउस, 2 मंजिला में, या फिर 4 मंजिला में। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोग, जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं देख रहा हूं, जल्दी कमेंट करो और मुझे बताओ कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। कुछ स्टूडेंट हैं जो बताएंगे इसको, और सिर्फ उन्हीं का वेट कर रहा हूं मैं। सबसे उम्मीद नहीं करता हूं, क्योंकि सब लोगों को बोलने के बाद भी उनको समझ नहीं आती है, उनको फर्क नहीं पड़ता है कमेंट करने ना करने से। तो कमेंट नहीं, लाइव चैटिंग में आपको जवाब देना है ना, कमेंट मत किया करें, लाइव चैटिंग में जवाब दे, ताकि मैं हैंड टू हैंड देख पाऊं उस चीज को, और मैं आपको रिप्लाई भी कर पाऊं। क्या बात है यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका राइट ऑप्शन ए होगा, सभी को बता दूं, राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैड विलान्स फादर, व्हाट हैड विलान्स फादर डन। विलान के फादर ने ऐसा क्या किया, सो एज टू वर्क इन अदर पीपुल्स फील्ड, कि उसे दूसरे लोगों के यहां पर जाकर के काम करना पड़ा, दूसरे लोगों के खेतों में जाकर के काम करना पड़ा। ऐसा उसने क्या किया था। 4 ऑप्शन है, ये आपकी स्टोरी में इंक्लूड नहीं था पोइम में, है ना, क्योंकि जो स्टोरी है ना दोस्तों, वो स्टोरी काफी लेंथी है। जो मैंने आपको बताया वो उसका सारांश था। क्लियर है? तो उसी के लिए आप स्टोरी और सारांश दोनों को अच्छे से कवर कर पाए, उसी के लिए मैंने आपको 25 वर्ड दिए हैं, है ना। आइए, तो मैंने हिंदी में समझा आपको कि विलान के फादर ने ऐसा क्या किया ताकि उसे दूसरों के यहां पर काम करना पड़ा। 4 ऑप्शन है, हैड मॉर्गेज एवरी बिट ऑफ प्रॉपर्टी। पहला ऑप्शन है कि उसने, अर्थात कि विलान के फादर ने, विलान के पिता ने अपनी प्रॉपर्टी का एक एक भाग, एक एक हिस्सा मॉर्गेज के रूप में रख दिया था, कर्ज के लिए। दूसरा है, हैड स्टोलन, उसकी संपत्ति चोरी हो गई थी। या हैड कमिटेड सुसाइड, उसने सुसाइड करने की कोशिश की। या फिर हैड बीटन हिज चिल्ड्रन, उसने उसके बच्चों को मारा था। क्या रीजन था, इसका रीजन जल्दी से बताइए मुझे कमेंट करके। जितने बच्चों को सेशन समझ आ रहा होगा ना, भले ही मैंने उसको स्टोरी में इंक्लूड नहीं किया, लेकिन फिर भी उसका आंसर दे पाएंगे, करेक्ट आंसर दे पाएंगे। जल्दी से बताइए क्या रीजन था कि विलान के पिता को दूसरों के यहां जाकर काम करना पड़ रहा था। क्या उसकी संपत्ति चोरी हो गई थी, या उसने सुसाइड करने की कोशिश की, उसने अपने बच्चों को मारा था, या फिर उसकी संपत्ति का एक एक हिस्सा जो है उसने मॉर्गेज के रूप में रख दिया था गिरवे। करेक्ट आंसर होगा इसका ए। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। उसने अपनी संपत्ति का एक एक हिस्सा जो है मॉर्गेज के रूप में कर्ज के लिए रख दिया था, ऋण लेने के लिए रख दिया था। इस कारण से उसे जो है दूसरों के यहां पर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लेटर बिकम द सोल ऑक्यूपेंट ऑफ कुमार बाग। जो बाग जो है यहां पर बनाया गया था, विलान ने बनाया था, डेवलप किया था, उस बाग का नाम है दोस्तों कुमार बाग। नाम याद रखिएगा, कुमार बाग, है ना। तो उस कुमार बाग का सोल ऑक्यूपेंट, एकमात्र या एक अकेला ऑक्यूपेंट, देखभाल करने वाला कौन बना, कौन था? 4 ऑप्शन है, मिस्टर कुमार, मिस्टर विलान,
या विलान की वाइफ या कुमार की वाइफ? इसका आंसर सभी बता सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी से ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका? इसका ऑप्शन जल्दी से बताइए। चलिए वेट कर रहा हूं मैं आप लोगों का, क्योंकि आप बोलते हो कमेंट करके बाद में, थोड़ा समय दिए करें। जल्दी, समय ओवर हो रहा है आप लोगों का, जल्दी बताइए मुझे। ओके, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। आप सभी जानते हैं विलान ही एकमात्र व्यक्ति बना था जिसने की अपने बचपने से लेकर 18 वर्ष की उम्र से लेकर वृद्ध अवस्था तक जो है उसने उस कुमार बाग की देखरेख की थी, उसको डेवलप भी किया था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, अगला क्वेश्चन होगा कि एट व्हाट एज डिड विलान लीव होम? विलान ने किस एज में अपना घर छोड़ दिया था? जल्दी से कमेंट कीजिए। इसमें तो मैं आप लोगों को उम्मीद कर सकता हूं 17 की उम्र में, 16 की उम्र में, 18 या 19 की उम्र में। स्टोरी की पहली लाइन ही थी जहां पर मैंने आपको बताया था कि किस एज में उसने अपनी, अब जस्ट अभी तो बोला मैंने आप लोगों को, है ना। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? जो भी आंसर दे रहे हैं उनके लिए वेरी गुड, और जो नहीं दे रहे हैं वेरी सैड। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड विलान अराइव एट लास्ट? वेयर डिड विलान अराइव एट लास्ट? कहां पहुंच जाता है आखिरी में? जब विलान अपना घर छोड़ता है तो कहां पहुंचता है? इन मालगुड़ी, इन बेगीचा, या इन कोपाल, या फिर इन चेन्नई? चार ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से इसका भी आप राइट आंसर दे सकते हैं। कोई दुविधा वाला प्रश्न नहीं है, बिल्कुल आसान है। विलान जब अपना घर छोड़ता है 18 वर्ष की उम्र में, तो घर छोड़ने के बाद वो कहां जाता है? अर्थात कि जहां कुमार बाग की बात हो रही है वो कुमार बाग कहां पर था? राइट ऑप्शन इसका क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताइए आप कमेंट करके। ओके, राइट ऑप्शन होगा इसका मालगुड़ी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड विलान हु विद द अनवांटेड प्लांट्स? व्हाट डिड विलान, विलान क्या करता है अनवांटेड प्लांट्स के साथ में? जो अनवांछित पौधे उग जाते हैं अपने आप, जिसे हम जंगली पौधे कहते हैं, जो उसके गार्डन में, उसके बगीचे में जंगली पौधे उग जाते हैं, उसके साथ में विलान क्या करता है? चार ऑप्शन है। द डग आउट अनवांटेड प्लांट्स, उनको उखाड़ फेंकता है, या फिर ही बर्न अनवांटेड प्लांट्स, उनको जला देता है, या ग्रू अनवांटेड प्लांट्स, या उनको बड़ा करता है, या फिर कुछ नहीं करता है। राइट ऑप्शन आप कॉमन सेंस का प्रयोग करके भी दे सकते हैं। इसका भी राइट ऑप्शन मतलब ऑप्शन इसका भी ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ऑन विच ओकेशन डिड विलान गो टू हिज एंसेस्ट्रल विलेज? मतलब कि जो हमारी पैतृक गांव होता है ना, एंसेस्ट्रल विलेज, पैतृक गांव। तो कहने का अर्थ ये है कि ऑन विच ओकेशंस डिड विलान जो है अपना जो एंसेस्ट्रल मतलब कि पैतृक जो गांव होता है वो कब जाता है वहां पर? विलान अपना घर छोड़ने के बाद, जब कुमार बाग चल गया था, उसके बाद में जो जिस गांव से वो भागकर आया था 18 वर्ष की उम्र में, उस वहां गांव में वो कब कब जाता है? ऑप्शन है दशहरा पर, होली पर, या ऑन पोंगल, जो ये एक त्योहार होता है, पोंगल पर, न्यू ईयर पर और दिवाली पर। तो इसका ऑप्शन इसमें ज्यादा है, क्योंकि दशहरे पर भी मतलब कि मैक्सिमम जो भी उसके त्योहार होते हैं, त्योहार सभी त्योहारों को लगभग जाता था वो। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ज्यादा ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो पोंगल पर, न्यू ईयर और दिवाली पर वो जो है अपने पैतृक गाँव अर्थात की एंसेस्ट्रल विलेज जाया करता था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड विलान नॉट डेयर टू लीव कुमार बाग? लीव कुमार बाग, विलान ने कुमार बाग को छोड़ने की हिम्मत कभी भी क्यों नहीं की? कुमार बाग को विलान छोड़कर क्यों नहीं गया? चार ऑप्शन है। ही वॉज इल, बीमार था इसलिए, ही फेयर दैट ही विल डाई, उसको डर था कहीं वो मर जाएगा, ही कुड नॉट स्टे अवे फ्रॉम प्लांट्स, वो पेड़ पौधों से दूर नहीं रह सकता था, या फिर हिज ओनर डिड नॉट लेट हिम गो, या उसका मालिक उसको जाने नहीं दे रहा था। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? जल्दी से मुझे बताइए दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से बताइए यार, लाइव चैटिंग ऑन है आप लोगों के लिए, जल्दी से कमेंट फटाफट करते चलिए। ओके, टाइम खत्म आप लोगों का। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी,
ही कुड नॉट स्टे अवे फ्रॉम प्लांट्स, वो पेड़ पौधों से दूर नहीं रह सकता था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम वॉज विलान प्रोवाइडेड टू लीव द हाउस? हाउ मच टाइम, कितना समय जो है विलान ने जो है अपना घर छोड़ने के बाद दिया? इट वॉज सोल्ड टू अ बिल्डर। कहने का अर्थ कि विलान का घर जब बिक रहा था, क्योंकि विलान के पिता की पूरी संपत्ति सब मॉर्गेज में चली गई थी, तो उसका घर जब बिक रहा था तो जो बिल्डर जिसने घर खरीदा था उसने विलान को घर छोड़ने के लिए कितना समय दिया था? एक दिन का समय दिया था, 4 नाइट का समय दिया था, या फिर एक हफ्ते का या एक महीने का? तो ये 4 नाइट टाइम दिया था उसको। ठीक है ना? चलिए इसी के साथ में दोस्तों हमारा होता है आज का सेशन कंप्लीट। क्लियर? अभी 9 बजे फिर से सेशन है, तुरंत बाद में ही 9 बजे जस्ट है ना टाइम होने वाला है, उसके बाद में 1 आध घंटा आप आराम कर लीजिए। और चूंकि अभी 8 बजे जो सेशन होता है वो आज नहीं हो पाएगा, माफी चाहूंगा उसके लिए, क्योंकि अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। अभी थोड़ी प्रॉब्लम आपको सेशन को अटेंड करने में भी लग रहा होगा कि एक्चुअल में स्टूडियो की लाइट में थोड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। आज कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, टेक्निकल है तो कुछ ना कुछ समस्या आती रहती है। थोड़ी सी लाइट में प्रॉब्लम आ चुकी है ना, एक साइड की लाइट पूरी ऑन है और एक साइड की लाइट पूरी ऑफ है। अभी जैसे ही हमने अभी सेशन लेने के लिए जैसे बटन दबाया मॉर्निंग टाइम में, वैसे ही फट से जो है एक ब्लास्ट सा हुआ और पूरे स्टूडियो में धुआं सा हो गया। तो एग्जॉस्ट चला करके सारा जो धुआं था उसको बाहर करना पड़ा। समस्या बनी रहती है जीवन में, तो उनका एक्सक्यूज नहीं लेना है। अगर आप लोग तरह मैं भी एक्सक्यूज लेने लगता तो मैं कमेंट करके बोल देता सर कि आज जो है स्टूडियो में लाइट फॉल्ट आने के कारण क्लास नहीं ले पाएंगे ना। तो एक्सक्यूज तो जीवन में हमेशा मिलते रहेंगे, काम करने की इच्छा होना चाहिए, सब होता है ना। तो लाइटिंग के कारण थोड़ी सी जो लो क्वालिटी आ जा रही है ना, उसको भी मुझे पता है आप लोग मैनेज कर लेंगे, क्योंकि आप लोग यहाँ पढ़ने के लिए आए हो है ना, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए नहीं। तो आप जो है, मेरा उद्देश्य भी था सिर्फ आपको पढ़ाने का, कंटेंट देने का, तो दे पा रहा हूँ। लेकिन पीपीटी रेडी नहीं है एक्चुअल में पॉलिटिकल थ्योरी की, इस कारण से मैं सेशन को अभी नहीं ले पाऊंगा। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि वो बंद हो गया, कंटिन्यू करेंगे उसको भी, और एग्जाम से पहले पहले कर लेंगे, डोंट वरी। बस थोड़ा सा एक समस्या अभी बीच में दोस्तों आने वाली है दिवाली के कारण, क्योंकि दिवाली आ रही है तो 1-2 दिन का गैप जरूर होगा, क्लासेस ऑफ हो सकती है। कोशिश लेकिन मेरी रहेगी कि क्लासेस कोई सी भी ऑफ ना करूं, कोई सी भी क्लासेस जो है छूटने ना दूं। उस बीच में भी जो है हम कुछ ऐसे सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। कोशिश मेरी पूरी बनी रहेगी, बस आप लोगों का साथ इसी तरह से बने रहना चाहिए। आप लोगों का इंटरेस्ट बना रहेगा तो मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए आता रहूंगा, प्रत्येक सब्जेक्ट को लेकर के, जो नहीं हुआ उसको भी लेकर आऊंगा। ठीक है ना? अच्छा, अगला जो सेशन होगा, मतलब कोशिश पूरी 100% कल कोशिश रहेगी, कंटिन्यू करेंगे। कल का सेशन हमारा होगा वंडर दैट वाज इंडिया पर, है ना, द वंडर दैट वाज इंडिया, जो कि बसंत साहब के द्वारा लिखित है। क्लियर है? चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और थोड़ा मॉर्निंग टाइम है तो ज्यादा एनर्जी भी नहीं दिखा सकते, नहीं तो जो सो रहे हैं वो भी जाग जाएंगे, है ना। तो ज़्यादा लाउडली भी एक्चुअल में स्टूडियो थोड़ा सा है ना एयर प्रूफ नहीं है। एयर प्रूफ का मतलब होता है कि जिसका साउंड बाहर ना जाए, तो यहाँ का साउंड बाहर जाता है एक्चुअल में। तो मॉर्निंग में किसी को ज़्यादा डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं है, तो इसीलिए वॉइस थोड़ी सी मैंने आज लो ही रखी है, तो स्लो रखी है। लेकिन पूरी उम्मीद यही करूँगा कि समझाने में शायद मैंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया होगा। आप लोग एक्सप्लेन किया मैंने, तो आप लोग समझ भी पाए होंगे इस चीज़ को, इस चैप्टर को। बताइएगा दोस्तों मुझे सेशन कमेंट करके कैसा लगा। अगर अच्छा लग रहा है तो यार थोड़ा सा हमारा उत्साह बढ़ा दिया करें, है ना। आप लोग बोलते हो कि सर अभी, हाँ ये भी बोलूंगा मैं, आप लोगों की बात को लेकर तारीफ भी करता हूँ कि जितनी भी मैं कभी भी कमेंट सेक्शन जब भी खोलता हूँ, ज़्यादा टाइम तो नहीं मिल पाता, उसके लिए माफी चाहता हूँ कि प्रत्येक बच्चे के कमेंट का मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। लेकिन हाँ, जब भी कमेंट बॉक्स खोलता हूँ ना स्टूडियो में आकर के, तो बहुत अच्छा लगता है यार। इतनी सारी कमेंटें कि उसमें प्रत्येक कमेंट पर एक थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा समझाया, थैंक यू सो मच सर। जैसे कुछ कमेंट में भी आपको पढ़ के बताता हूँ। सुबी मिश्रा लिखती हैं कि थैंक यू सो मच सर, पूरे यूट्यूब पे बीए इकोनॉमी का ऐसा सेशन कहीं पर भी नहीं है जैसा आप पढ़ा रहे हैं, थैंक यू सो मच। उसी प्रकार से खुशवंत सिंह चौहान जी लिखते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में माइनर पॉलिटिका, जी हाँ बिल्कुल 27 दिसंबर को है, डोंट वरी, उससे पहले हम इसको कवर कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। और संभवतः इसका जो माइनर वाला सब्जेक्ट है उसको भी कवर कर लेंगे, जिसमें हमें पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना है, माफ कीजिएगा, उसमें आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, उसको भी कवर करेंगे। अगर आप देख रहे हैं तो सुन ले, है ना। वहीं मनोज साहू कंटिन्यू कीजिए सर प्लीज, बिल्कुल करेंगे, ना। इसी तरह की कई सारे दोस्तों
बहुत ज़्यादा जो है कमेंट आती है ना, तो हम भी थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाते हैं और आप लोगों को ना मजबूर होकर के हम लोगों को आना ही पड़ता क्लास लेने की, ठीक है ना। तो हालांकि मैं कोशिश करता हूं दोस्तों कि आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई मैं किया करूं हैंड टू हैंड ही और सेशन में ही बताया करूं, लेकिन सेशन थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है तो वो बच्चे जो कमेंट पर फोकस नहीं करते ना, उनको बड़ी तकलीफ होती है फिर इसमें, है ना। जैसे आप सोचते होंगे सर आप कमेंट डिस्कस क्यों नहीं करते हो, हमारा नाम क्यों नहीं लेते हो, डिस्कस क्यों नहीं करते हो सेशन में आकर के, तो मेरा रीज़न वही रहता है कि मैं कमेंट डिस्कस कर लूँ आकर के, कम से कम 5 से 10 मिनट उसमें लग जाते हैं, क्योंकि कमेंट बहुत सारी आती है, डिस्कस करने में समय चला जाता है और कुछ बच्चे ऐसे सीरियस आते हैं पढ़ने के लिए कि उनको सिर्फ पढ़ने से मतलब होता है, उनको कमेंट बॉक्स को खोलते तक नहीं। तो हालांकि मैं उनको गलत नहीं बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, अगर आप पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ पूरे फोकस के साथ सेशन अटेंड कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन लास्ट में सेशन जब कंप्लीट हो जाए उसके लास्ट में आप कमेंट करके निकल सकते हैं, कमेंट तो जरूर बनती है यार, है ना। जिससे इससे क्या हमारा उत्साह बना रहता है और आप लोगों के सामने आने के लिए हम भी मजबूर रहते हैं नए नए सब्जेक्ट लाकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, मिलेंगे अगले सेशन में, और अगला सेशन तुरंत होने वाला है, 9 बजे का सेशन होगा आइडिया ऑफ भारत, जिसमें मिलेंगे। और कल से हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों का पॉलिटिकल थ्योरी का भी सेशन कंटिन्यू ही कर दें, मतलब तीनों सेशन मॉर्निंग टाइम में ले लिया करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।